गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो चैप्टर नंबर 11 हमारा रनिंग था। एक लेक्चर हमने उसका देखा था जिसके बारे अंदर हमने वर्क के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ली थी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ एक्टिविटीज़ हमारे पास हैं। तो थिंक ऑफ सिचुएशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ नॉट डिस्प्लेस इन स्पाइट ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। आप समझो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, लेकिन फोर्स अप्लाई करने के बाद भी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। ठीक है, या तो आप ऐसा सोचो कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है लेकिन उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट वाली पोजीशन अगर आपके पास पॉसिबल हो सकती है कि आपने किसी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया और वो डिस्प्लेस नहीं हुआ, लेकिन ये तो पॉसिबल होगा ही नहीं कि ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया विदाउट एनी फोर्स। ठीक है, सो आप समझो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करने के लिए आपको उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम बात कर रहे थे कि भाई वर्क कब होता है साइंस में। डे टू डे लाइफ में तो आपको पता है कि हाँ हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं जिसमें हम कह देते हैं कि हाँ भाई ये वर्क हुआ। बट इन साइंस टू अंडरस्टैंड दिस वी शैल फर्स्ट कंसिडर द केस व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और उसी फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। समझो कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो है F। और उसके ऊपर जब हम F जितना फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस होता है S जितना। सो F जितना फोर्स होगा S जितना डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो वर्क कितना हुआ दोस्तों? तो वर्क टू बी डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट कहलाएगा आपका वर्क। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट जो बनेगा वो रहेगा वर्क। Thus work done by a force acting on an object is equal to the magnitude of force multiplied by the distance moved in direction of the force। तो एग्जैक्टली अगर आप वर्क की बात करें तो वर्क क्या होगा, वर्क कितना होगा? तो वर्क का हमारे पास जो फॉर्मूला बना है वो है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों का जो प्रोडक्ट मिलेगा वो रहेगा आपका वर्क। एंड जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया होगा उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हुआ होगा। सो अगर हम उसके यूनिट की बात करें, वर्क के यूनिट की बात करें तो दोस्तों 1 न्यूटन फोर्स अगर आप अप्लाई कर रहे हो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, 1 न्यूटन जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो, और अगर वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर जितना डिस्प्लेस भी हो रहा है तो उसका यूनिट बनता है 1 न्यूटन मीटर। 1 न्यूटन मीटर। और उसको आप जूल से रिप्रेजेंट कर सकते हो। मतलब न्यूटन मीटर बोलो या जूल बोलो, जूल जो है वो चार्ल्स जूल के ऑनर में दिया गया यूनिट है। तो 1 जूल कब कहलाएगा? जब कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने 1 न्यूटन जितना फोर्स अप्लाई किया होगा और वो 1 मीटर जितना डिस्प्लेस हुआ होगा, तो आप कह सकते हो कि उस ऑब्जेक्ट का जो वर्क हुआ है वो 1 जूल है। तो 2 यूनिट हुए हमारे पास, एक न्यूटन इंटू मीटर, दूसरा है जूल। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू मीटर। नाउ व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0। अब आप समझो, फिर से हमारी जो कंडीशन हमने ली थी उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे आपने कहा कि W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय S है, F इंटू S। अब किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने फोर्स लगाया ही नहीं है, फोर्स नहीं लगाया है, मतलब F इंटू S जब करेंगे तो 0 इंटू S होगा। अगर सपोज करते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है लेकिन फिर भी देखा जाए तो उसका प्रोडक्ट तो 0 ही हो जाएगा, मतलब वर्क शुड बी 0। और एल्स अगर आपने फोर्स अप्लाई किया है लेकिन वो डिस्प्लेस नहीं हुआ है, और डिस्प्लेस नहीं हुआ है तो मतलब क्या हुआ कि उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, मतलब F इंटू 0 द वैल्यू शुड बी 0। तो इन द बोथ ऑफ द केस इफ़ यू हैव a 0
इंस्टेड ऑफ वर्क और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, दोनों में से कोई भी एक की वैल्यू अगर ज़ीरो है तो वर्क आपका ज़ीरो हो जाता है। तो एक छोटा सा सम है, बहुत इजी सम है, दो सम है, दोनों इजी हैं कि भाई एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो 5 न्यूटन है और वो 2 मीटर जितना डिस्प्लेस हो रहा है, तो वर्क कितना हुआ होगा? तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, 5 2 ज़ाट 10। ठीक है, चलो फिर सेकंड भी ऐसा ही है, देखो कि 7 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और 8 मीटर जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो भी आपका जो वर्क होगा वो रहेगा 7 8 ज़ा 56। चलो ठीक है। चलो now consider another situation in which the force and the displacement are in the same direction. सो हमारे पास एक और सिचुएशन है जिसमें हम फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में लगा रहे हैं। मतलब देखो जैसे कि एक आपको सामने जो फिगर है 11.4 उसके अंदर देखें तो एक लड़की है जो एक टॉय टार को खींच रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये हो रहा है। सो द फोर्स इज अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों जो हैं वो सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में आपका जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा। द वर्क इज टेकन एज द पॉजिटिव। हाउ इट इज़ सो? बिकॉज जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में हुए तो वर्क आपका पॉजिटिव होगा। तो वर्क कैन बी पॉजिटिव। अगर आपने फोर्स अप्लाई किया है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो वर्क ज़ीरो हो जाएगा। तो वर्क कैन बी ज़ीरो। तो वर्क कैन बी पॉजिटिव, वर्क कैन बी ज़ीरो ऑल्सो। एंड थर्ड केस कि अगर आपने फोर्स अप्लाई किया है और जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ देन वर्क शुड बी नेगेटिव। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि हम ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करें और उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो तो वर्क आपका नेगेटिव होगा? लेकिन कैसे? तो एक सिचुएशन है, समझो जैसे कि हमारे पास कोई एक व्हीकल है, आप एक व्हीकल से जा रहे हैं, ठीक है, कार है, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ पर आकर आपने देखा कि यहाँ पर कोई एक ऑब्स्टिकल है, आपने ब्रेक लगा दी, यहाँ से ब्रेक लगा दी। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने जब ब्रेक अप्लाई करी तो कार आपकी वहीं की वहीं रुक गई, वो थोड़ा आगे जाकर रुकेगी। ठीक है, एंड यू नो कि ब्रेक्स आर अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ब्रेक्स अपोजिट डायरेक्शन में लगती हैं, मतलब ब्रेक्स जो लगाया है, जो फोर्स लगाया है वो इस डायरेक्शन में लगे हैं और कार जो है वो इतना आगे जाके रुकी है। ठीक है, तो इन बिटवीन मतलब इस टाइम पीरियड के लिए जो वर्क हुआ होगा वो आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, तो वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क ज़ीरो भी हो सकता है और वर्क नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये हमने देखा वर्क के बारे में दोस्तों। ठीक है, देखो यहाँ पर दिया है F मल्टीप्लाई बाय माइनस एस और F माइनस एफ मल्टीप्लाई बाय एस, दोनों ही केसेस में आपका आंसर नेगेटिव आएगा। तो ये दिखा रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं। ठीक है, so work done is negative when the force acts opposite to the direction of displacement and work done is positive when the force is in the direction of the displacement. अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो वर्क पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव। तो देखो एक एग्जांपल दिया है कि एक पोर्टर है, मतलब कुली नंबर 1, उसने कुछ लगेज उठाया हुआ है 15 kg का और अपने सर के ऊपर लेकर वो खड़ा हुआ है, कुछ हाइट है 1.5 मीटर की। तो आप वर्क फाइंड करो। तो कितना मास है भाई?
लगेज का 15 kg, डिस्प्लेसमेंट हुआ है 150 मीटर, तो वर्क कितना होगा F मल्टीप्लाई बाई एस, मतलब 15 सॉरी आपको दिया है मास, आपका जो फॉर्मूला बनता है F इंटू एस, F इज इक्वल टू ma, लेकिन यहाँ पर A नहीं आएगा क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल हाइट में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा ग्रेविटी, A की जगह पर आएगा G की वैल्यू आपको 9.8 या तो 10, दोनों में से जो भी लेनी है ले लेंगे। यहाँ पर कितना लिया है 10 लिया है, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 10 वो होगा आपका फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट 1.5, सो टोटल 225 जूल वर्क हुआ, टोटल 225 जूल वर्क हुआ। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं हम। ओके, नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे दोस्तों एनर्जी के बारे में, तो वर्क यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द एनर्जी।